नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग भारतीय संविधान में संघनु कारोबारी तंत्र में प्रवेश कर चुके हैं। यह संविधान के भाग 5 के अंतर्गत आता है और भाग 5 को हम लोग 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला कारोबारी तंत्र, इसके अंदर 4 लोगों के बारे में जानेंगे। कारोबारी तंत्र में 4 आता है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघीय मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संघ की विधायिका, जिसमें संसद पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे संघ की न्यायपालिका, जिसमें कि हम लोग उच्चतम न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग संघ के कारोबारी तंत्र में राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति का हमारा लेक्चर 3 भागों में होगा। आज आप पार्ट 1 पढ़ रहे हैं, फिर पार्ट 2 और पार्ट 3। तो एक राष्ट्रपति 3 घंटे में जाके पूरा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जानने के पहले, अभी संपूर्ण विश्व में जो कोई भी सरकार को आप देख रहे हैं, 3 प्रकार की सरकारें हैं वहां। संपूर्ण विश्व में जो आप अभी गवर्नमेंट का फॉर्म देख रहे हैं, वो सरकार के रूप जो है वो 3 प्रकार के हैं। पहला है अध्यक्षीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, अभी सबके बारे में जानते हैं क्या क्या है। दूसरा है संसदीय प्रणाली, यह है प्रेसिडेंशियल सिस्टम, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। यह है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और तीसरा है सामूहिक कार्यपालिका। कलेक्टिव एक्जीक्यूटिव ऑफ गवर्नमेंट। तो यह है हमारा पूरे विश्व में 3 प्रकार का सिस्टम। अब एक एक को हम लोग देखें, थोड़ा पहले समझें, तब हम अपने राष्ट्रपति को समझ पाएंगे कि अपने यहाँ क्या सिस्टम है। तो क्या देख रहे हैं कि सरकार के रूप पूरे विश्व में 3 प्रकार के होते हैं। एक है अध्यक्षीय प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या प्रेसिडेंशियल राष्ट्रपति प्रणाली। दूसरा है संसदीय शासन व्यवस्था और तीसरा है सामूहिक कार्यपालिका। अब यही चीज देखिए यहां आपके सामने लिखे हैं कि वर्तमान समय में संपूर्ण विश्व में सरकार ની 3 પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય છે। સંસદીય શાસન વ્યવસ્થા, અધ્યક્ષાત્મક શાસન વ્યવસ્થા અને સામૂહિક કાર્યપાલિકા। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट एंड प्लूरल एक्जीक्यूटिव, इसको कहते हैं सामूहिक कार्यपालिका। इसमें 3-4 लोग होते हैं, वो मिल करके, हेड 3-4 होते हैं, अब वो मिल करके जो है डिसीजन बहुमत के आधार पे लेते हैं। अब एक एक करके हम लोग जाने। तो संसदीय व्यवस्था सबसे पहले जाने, क्योंकि अपना वही है, ये क्या है। तो कहते हैं वह शासन व्यवस्था जिसमें कारोबारी तंत्र यानी मंत्री या राष्ट्रपति का ही ऑर्डिनेंस क्यों न हो, क्योंकि वह कारोबारी तंत्र का अंग है। कारोबारी तंत्र अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उसको हम कहते हैं संसदीय शासन व्यवस्था। कारोबारी तंत्र ने जो कुछ भी किया उसका जवाब उसको संसद में देना है। कारोबारी तंत्र ने जो भी पॉलिसी लेकर आया उसका जवाब उसको पार्लियामेंट में देना है।
और पार्लियामेंट में अगर उसका बहुमत नहीं है तो उसकी सरकार नहीं होगी। ये हुआ संसदीय शासन व्यवस्था का परिभाषा। अब इस प्रकार के सरकार को 3 नामों से हम बुलाते हैं। कैबिनेट सरकार, क्योंकि सरकार एक कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है, वो राज्य मंत्री उप मंत्री सब देखेंगे, बट वो उनके नीचे है, मेन भूमिका कैबिनेट की होती है। या इसको कई बार उत्तरदायी सरकार भी कहते हैं, अकाउंटेबल गवर्नमेंट, कि जो करेगा पार्लियामेंट में उसको जवाब देना है। और तीसरा, इंग्लैंड में इसको कहते हैं वेस्टमिनिस्टर सरकार। ये 3 नामों से इसको बुलाते हैं। देख लीजिए, आ प्रकारनी सरकार ने कैबिनेट सरकार के जवाबदारी सरकार अथवा सरकार ना वेस्टमिनिस्टर सरकार कहे छे। अब सरकार सर आइवर जेनिंग्स इस व्यवस्था को कैबिनेट व्यवस्था ही कहना चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शक्ति का केंद्र बिंदु कैबिनेट है। माना किसी भी प्रकार का जो है पॉलिसी फ्रेम वो कैबिनेट ही करेगा, कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा, और उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा। बाद में आप उसको पार्लियामेंट में पास कराइएगा। तो इसीलिए ये कैबिनेट सरकार कहा जाता है। क्यों कहते हैं सर आइवर जेनिंग्स? एक कारण हुआ। दूसरा कहते हैं कि इस प्रकार के सरकार को, अब दूसरा कारण, उत्तरदायी सरकार क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, इसलिए इसको उत्तरदायी सरकार कहते हैं। क्यों? तो इस व्यवस्था में कैबिनेट का कार्यकाल, समयगाला तब तक निर्धारित है जब तक उसको संसद में बहुमत प्राप्त है, इसीलिए उत्तरदायी सरकार कहते हैं। और इस प्रकार का शासन व्यवस्था ब्रिटेन, जापान, कनाडा, भारत, मतलब कई सारे ऐसे देश हैं जहां पर कि इस तरह की शासन व्यवस्था है। ये मोटा मोटी संसदीय सरकार के बारे में था। अभी एसटीआई का जमाना चल रहा है, तो एसटीआई में पॉलिटी में एक सिस्टम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे जा रहे हैं। तो देखिए कहीं इस पर ऐसे सवाल ना आ जाए। संसदीय सरकार एक कैबिनेट सरकार है। इन्वर्टेड कोमा में बंद कर देगा। यह कथन निम्न में से किनका है? ए, केसी वेर, बी सर आइवर जेनिंग्स, सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सर आइवर जेनिंग्स जो है ये कहे हैं, इस चीज को हमको इसमें ध्यान रखना है। तो संसदीय सरकार इसलिए कहते हैं। अब देखिए, ये आपने पढ़ा। अब इसको उत्तरदायी सरकार जो कहते हैं, देखिए इस पर एक असर्शन रीजन का सवाल बन सकता है। ए, संसदीय सरकार को एक उत्तरदायी सरकार
कहा जा सकता है? आर, एसर्शन रीजन का सवाल। संसदीय सरकार में कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की व्याख्या करता है। बी, ए तथा आर दोनों सत्य है। आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। तो अभी आप देखें कि क्योंकि लगा के हम आपको ये पढ़ाए थे कि संसदीय सरकार एक उत्तरदायी सरकार है, क्योंकि इस सरकार में कैबिनेट लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसलिए इसका आंसर होगा ए, क्योंकि लगाए हैं इसमें। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब देखें अध्यक्षात्मक सरकार किसको कहते हैं। इसका सेम परिभाषा संसदीय जैसा, थोड़ा सा अंतर। क्या कहते हैं? वह शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका अपनी नीतियों और कार्यों के प्रति विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहलाता है। ये हुआ अध्यक्षीय का। ये जो है इसको बिन जवाबदार, बिन उत्तरदायी या बिन संसदीय या निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसे गैर उत्तरदायी, गैर संसदीय और गैर क्या कहते हैं तथा निश्चित कार्यकारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है? तो इसमें कारोबारी तंत्र के प्रमुख संवैधानिक रूप से एक निश्चित कार्यकाल के लिए विधायिका से स्वतंत्र होते हैं। जनता एक जो है कारोबारी तंत्र के प्रमुख का चुनाव कर देती है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का पिछला चुनाव हुआ और इस बार जनता जिसको चुने, और उनका एक स्वतंत्र कार्यकाल है 4 साल का अमेरिका में, और वो 4 साल तक विधायिका से स्वतंत्र होकर के अपना काम करते हैं। ये व्यवस्था अध्यक्षात्मक कहलाता है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था अमेरिका, रसिया, चीन, श्रीलंका जैसे देशों में प्रचलित है। अब अगर आपको इस पर ही एक बढ़िया प्रश्न बनाना चाहें
तो देखिए आपको ऐसे बनाएंगे। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दें। फर्स्ट, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर ध्यान दें। पहला, इस शासन व्यवस्था में कार्यपालिका प्रधान एक निश्चित कार्यकाल के लिए विधायिका से स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। दूसरा, इस प्रकार की व्यवस्था वर्तमान में रूस, अमेरिका, श्रीलंका, जैसे देशों में प्रचलित है। उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए, केवल एक। बी, केवल दो। सी, एक तथा दो दोनों। डी, ना तो एक ना तो दो। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहां पे हमने सही रखा है। तो इस प्रकार से ये अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पर आपको क्वेश्चन बनेगा। अब हम लोग आगे देखें। हमेशा ध्यान रखना है यही कि कुछ भी पढ़ते हैं ना, पहले उसके बेसिक्स को पढ़ जाइए। पहले दिमाग में सेट कर लेना है कि अध्यक्षात्मक क्या है, संघात्मक, संसदीय क्या है, सामूहिक कारोबारी क्या है। फिर अपना जो पढ़ रहे हैं वो अपने को पता चल जाएगा कि हाँ ये पढ़ना है। अब आइए सामूहिक कारोबारी तंत्र। वह शासन व्यवस्था जिसमें कारोबारी की अंतिम सत्ता, कार्यपालिका की अंतिम सत्ता व्यक्तियों के समूह में निहित होता है। किसी व्यक्ति में नहीं होता है, व्यक्तियों के समूह में निहित होता है। जैसे अगर अध्यक्षीय प्रणाली है तो व्यक्ति में निहित होता है राष्ट्रपति। संसदीय व्यवस्था है तो भी भले ना कैबिनेट डिसीजन ले, बट अंतिम सिग्नेचर राष्ट्रपति कर रहा है, एक व्यक्ति में होता है। लेकिन
वह शासन व्यवस्था जिसमें कारोबारी सत्ता व्यक्तियों के समूह में निर्धारित होता है उसको समूह कारोबारी तंत्र कहते हैं, सामूहिक कार्यपालिका कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उस ग्रुप में जितने लोगों को रखा जाता है, मान लीजिए 3 राष्ट्रपति, 5 राष्ट्रपति, आंग सांग सूकी के पहले बर्मा में यही सिस्टम था। तो इस व्यवस्था में समूह के सदस्य शासन शक्ति की दृष्टि से एक दूसरे के समान होते हैं, सबका मान बराबर है और सभी का कार्यकाल एक बराबर होता है। इस व्यवस्था में क्या होगा, यह गणराज्य से लिया गया है, भारत के गणराज्य से। इस व्यवस्था में क्या होता है कि समूह का अगर मान लीजिए 3 सदस्य हो, 3 सदस्यीय कार्यपालिका, और आपने कार्यकाल 6 साल निर्धारित किया, तो उस 6 साल में चक्रवाइज 2-2 साल के लिए तीनों अध्यक्ष बनेगा। या अगर कार्यकाल 3 साल आप निर्धारित किए हैं तो बाईसाइकिल 1-1 साल के लिए तीनों अध्यक्ष बनेगा। और इस प्रकार की शासन व्यवस्था जो है वो अभी फिलहाल स्विट्जरलैंड में देखने को मिलता है। वहां कारोबारी सत्ता 7 सभ्यों के फेडरल काउंसिल में है। वो 7 लोग मिलके ही पूरे के पूरे कारोबारी तंत्र को चलाते हैं। अब जरा इस पर एक प्रश्न बना दें आपको। सामूहिक कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। सामूहिक कार्यपालिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, इस प्रकार की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका की अंतिम शक्ति न्यूनतम 7 सदस्यों के हाथों में होती है। दूसरा, इस शासन व्यवस्था में समूह के सभी सदस्यों का कार्यकाल एक समान होता है तथा कोई भी एक सदस्य अध्यक्ष की हैसियत से कार्य नहीं करता है। तीसरा, इस प्रकार की शासन व्यवस्था
वर्तमान समय में स्विट्जरलैंड में है। उपरोक्त में से कौन सा ऑब्लिक से कथन असत्य नहीं है? ए 1-2, बी 1-3, सी केवल 3, डी ना तो 1 1 2 3, यहाँ 2 स्टेटमेंट नहीं है, 1 2 3। पहला स्टेटमेंट गलत, न्यूनतम 7 नहीं है, एक समूह शासन करता है, वो 3 भी हो सकता है। दूसरा गलत, पहला बात तो सही है कि कार्यकाल एक समान होता है, लेकिन कोई भी एक सदस्य अध्यक्ष की हैसियत से कार्य नहीं करता है, ये गलत हो गया। बारी बारी से चक्रीय अवस्था में अध्यक्ष की हैसियत से लोग काम करते हैं, और यह व्यवस्था भी स्विट्जरलैंड में है, इसीलिए केवल सी आंसर होगा। यह है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था पर एक प्रश्न, संसदीय शासन व्यवस्था पर एक प्रश्न और सामूहिक कार्यपालिका पर एक प्रश्न। अब हम लोग आगे बढ़ें। अध्यक्षीय और संसदीय शासन व्यवस्था में क्या अंतर है? देख रहे हैं ना कि आपको किस तरह से पहले बेसिक पढ़ा रहे हैं। नहीं तो ये बताइए कि आज के दौर में, इस भागा दौड़ी में, कि जितना जल्दी लोग कोर्स खत्म कर ले, लड़के से उतना जल्दी मुक्त हो जाएगा, इसका जरूरत क्या है? आपके दिमाग में भी नहीं आएगा कि सिलेबस का पार्ट, सिलेबस बोल के ना लड़के को कमजोर कर दिया ये क्लास वाले लोग। हम लोग हैं उसी में, अपने की गलती महसूस करते हैं। बच्चा को कैसे कोचिंग का फायदा मिलेगा? आए नहीं कि आर्टिकल शुरू, और दिमाग में है ही नहीं कि संसदीय क्या है, अध्यक्षीय क्या है, सामूहिक क्या है। तो इसलिए ये चीज पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले अध्यक्षीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है और संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषता क्या है, तफावत इसी में आ जाएगा। तो सबसे पहला विशेषता क्या है कि राष्ट्रपति संवैधानिक और व्यवहारिक दोनों ही प्रमुख होता है। डोनाल्ड ट्रंप संवैधानिक रूप से भी प्रमुख है और व्यवहारिक भी है, क्योंकि जहां भी दस्तखत करना है वही करेगा। संसदीय शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति जो होते हैं, या अगर कहीं मान लीजिए कि वारसागत है तो वहां पे राजा, वो एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि प्रधानमंत्री एक व्यवहारिक प्रमुख होता है। मतलब यहां ऐसे कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में बंधारणीय प्रमुख कोई और होता है, जबकि व्यवहारिक रूप से प्रमुख कोई और होता है। दूसरा, राष्ट्रपति और विधानसभा का चुनाव पृथक रूप से होता है, सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। इसमें क्या होता है कि संसद के बहुमत पक्ष के व्यक्ति को ही कारोबारी तंत्र में स्थान दिया जाता है। मतलब संसद में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही क्या कहते हैं, संसद में बहुमत प्राप्त व्यक्ति को ही मंत्री बनाया जाता है। तो यहां कार्यपालिका का स्वतंत्र चुनाव नहीं हो रहा है और न ही विधायिका का। विधायिका के चुनाव में से चुनकर आए लोग ही कार्यपालिका के सदस्य बनते हैं। तीसरा, इसमें लोकसभा के प्रति किसी भी प्रकार की जवाबदारी अध्यक्ष की नहीं होती है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में। इसमें लोकसभा के प्रति सामूहिक जवाबदारी होती है।
इसमें राजनीतिक एकरूपता का अभाव होता है। पार्लियामेंट में बहुमत किसी और को मिल गया और जनता राष्ट्रपति किसी और को चुन दिया। यहां पे राजनीतिक एकरूपता होता है। आगे क्या कहते हैं, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये इधर होगा और ये इधर होगा। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्रपति कारोबारी तंत्र का नेतृत्व करता है और इसमें प्रधानमंत्री कारोबारी तंत्र का नेतृत्व करता है। अब आइए इधर, यहां जो लोकसभा होगा, जिसको कि वहां लोअर हाउस कहिएगा अध्यक्षीय प्रणाली में, उसका विघटन नहीं होता है। संसद के निम्न सदन का विघटन नहीं होता है और इसमें संसद के निम्न सदन का विघटन होता है। हर 5 साल के बाद एक नया चुनाव आता है। जरा देखिए इस पर, आपको कंसेप्चुअल साफ लगेगा। राष्ट्रपति पर सवाल है और संसद भी पढ़ना है, दोनों सवाल है और आपको प्रश्न में फंसा देगा। देखिए तो जरा, अध्यक्षीय एवं संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्न में से, देखिए आज भाषा बदल रहे हैं, अब सत्य कथन पहचाने। आज तक ABCD जब बनाना होता था तो असत्य कथन देते थे। आज एक नए प्रकार का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, असत्य कथन पहचाने। देखते हैं क्या है असत्य कथन। पहला, अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष व्यावहारिक एवं संवैधानिक दोनों प्रमुख होता है। जबकि संसदीय प्रणाली में कारोबारी तंत्र का प्रमुख व्यावहारिक एवं संवैधानिक प्रमुख होता है। दूसरा, अध्यक्षीय प्रणाली में संसद के दोनों सदनों का विघटन हो जाता है जबकि संसदीय प्रणाली में सिर्फ संसद के निचले सदन का
विघटन होता है। ठीक है, उपरोक्त में से नहीं, अब ये लिखना ही नहीं है, नीचे में से सत्य कथन पहचाने। तो अब आपको कहेगा कूट कोड ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक तथा दो दोनों, डी ना तो एक ना तो दो। तो दोस्तों देखिए, इसमें दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अध्यक्षीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष व्यवहारिक और संवैधानिक दोनों प्रमुख होता है, ये सही है। लेकिन संसदीय प्रणाली में कारोबारी तंत्र का प्रमुख दोनों प्रधान होता है। कारोबारी तंत्र का प्रमुख ही तो राष्ट्रपति होता है, तो फिर प्रधानमंत्री क्या होगा? इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया है। और अध्यक्षीय प्रणाली में संसद के दोनों सदनों का विघटन, ये संभव ही नहीं है कि अपर हाउस कहीं भी विश्व में विघटित होता हो। उल्टा इसमें दोनों सदनों का विघटन नहीं होता है, जबकि संसदीय प्रणाली में संसद के निचले सदन का विघटन होता है। इस कारण से इसमें नीचे का स्टेटमेंट गलत था, इसमें ऊपर का स्टेटमेंट गलत था। इसलिए आंसर होगा ना ही एक और ना ही दो। चलिए अब देखें आगे हम लोग इसका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का गुण क्या है और संसदीय शासन व्यवस्था का गुण क्या है। तो इसका पहला गुण है कि यह एक स्थिर सरकार होती है। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, कार्यकाल निश्चित है, कोई टांग पकड़ के नहीं खींचेगा कि सरकार गिरा दे। यह एक अस्थिर सरकार होता है। विधायिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्य बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो आप शासन नहीं कर पाएंगे। इसमें नीतियों में निश्चितता होती है कि अध्यक्ष जो भी नीति लेगा उसको अकेले डिसीजन लेना है, तो नीतियों में निश्चितता होती है। लेकिन यहाँ पर नीतियों में उत्तरदायी होता है, उत्तरदायित्व कि जो डिसीजन लेंगे उसको पार्लियामेंट में पास कराना होगा। अगला, ये विशेषज्ञों की सरकार होती है। हम जब बन गए राष्ट्रपति अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में, तो अब हम हो सकता है कि अपने देश के बेस्ट फाइनेंस के जानकार को मिनिस्टर बना दें, क्योंकि हमको भारत में अगर ये व्यवस्था होता तो किसी भी आदमी को हम मंत्री बना सकते। पॉलिटिकल साइंस के बेस्ट जानकार आदमी को हम जो है अपने में समाहित करके कहें कि आप फॉरेन मिनिस्टर हो जाइए। अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में कुछ नहीं, जिसको पार्लियामेंट में चुनकर भेजा गया है उनमें से ही आपको चुनना है। हमने पार्लियामेंट बोला यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों। अगर बाहर से बनाना चाहते हैं तो भी उसको 6 महीने के अंदर पार्लियामेंट का मेंबर बनवाना पड़ेगा। और भले ही वो आदमी स्पेशलिस्ट नहीं हो, आपके पास चॉइस नहीं है जब तक जनता नहीं चाहेगा। अब आइए अध्यक्षीय शासन व्यवस्था का अवगुण क्या है। तो कारोबारी और विधानसभा के बीच हमेशा टकराव होता है। हमेशा पढ़िएगा कि ट्रंप और वहां के कांग्रेस के बीच में अभी मतभेद के कारण टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यहां कोई भी प्रकार का टकराव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में क्या कहते हैं, सामंजस्य बनाना पड़ता है। अब आइए, जवाबदारी वगैरह सरकार है ये यहां नीतिगत अनिश्चितता है। दूसरा दोष, कहने का मतलब कि ये अगर दोष नहीं होता तो ऊपर ले लेना पड़ता है। इनका गुण इनका दोष, इनका गुण इनका दोष। क्या कहते हैं, यहां बिन जवाबदार नेतृत्व की संभावना हो सकती है। ट्रंप जैसा आदमी ऐसे गोली खेलते वाला राष्ट्रपति बन सकता है, यहां बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे सत्ता का विभाजन का सिद्धांत जो है उसको पालन करना पड़ता है।
और यहां प्रतिनिधित्व संकुचित है, एक आदमी चुनाव जीता है। यहां पर प्रतिनिधित्व जो है वो संकुचित नहीं है, किंतु कई बार अयोग्य आदमी जो है गद्दी पे बैठ जाता है। ये है इनके गुण और इनके दोष। अब अगर एक मेंस का आपको क्वेश्चन दें, जरा सोच के देखिएगा एक बार। क्वेश्चन कहेंगे अध्यक्षात्मक एवं संसदीय सरकार के गुण एवं दोषों का वर्णन करें। यहां तक तो ये इजी प्रश्न है। अब इसमें जब टेल जोड़ेंगे तब ये भारी होगा। देखिए अब आगे क्या जोड़ते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने किन कारणों से भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो ये आप लिखने का प्रयास करिएगा। 200 शब्द में लिखना है जब आप जीपीएससी का तैयारी करते हैं। आईएएस में ये 2 बार आ सकता है। एक 150 शब्द में भी आ सकता है अगर 1 से 10 नंबर तक का क्वेश्चन हुआ, और बहुत जल्द वीडियो हम आईएएस का आपको ला रहे हैं। समझ लेना है शनिवार के दिन, आज गुरुवार है, शनिवार के दिन वो वीडियो आ जाएगा। हालांकि ये वीडियो आप तक पहुंचते पहुंचते वो पुराना हो जाएगा, क्योंकि ये इसको आने में शायद मुझे लगता है कि 1 सप्ताह लगेगा आपको। तो चलिए, किन कारणों से संसदीय प्रणाली को अपनाया, तो ये आप देख लीजिएगा। चलिए अब जरा हम लोग आगे देखें। अब आते हैं राष्ट्रपति के ऊपर, जो हम पढ़ना चाहते हैं। संविधान के भाग 5 के प्रकरण 1 में राष्ट्रपति जी का जो मेन वर्णन है, ऐसे बीच में आगे जाके भी 1-2 आर्टिकल है, लेकिन वो पार्लियामेंट से जुड़ा हुआ है। संविधान के भाग 5 के प्रकरण 1 में 52 से 78 आर्टिकल के बीच कारोबारी तंत्र का वर्णन है। इतने में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल समाहित हैं। कारोबारी तंत्र का वर्णन। भारतीय संविधान के कारोबारी में किनको शामिल किया गया है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बनाते हैं प्रश्न। देखिए पहला, निम्न पर ध्यान दें। पहला, भारत का राष्ट्रपति। दूसरा, भारत का महान्यायवादी। तीसरा, भारत का नियंत्रक एवं लेखा परीक्षक।
CAG, कॉम्प्ट्रोरर एंड ऑडिटर जनरल। उपरोक्त में से किसे या किन्हें भारत के संघीय कार्यपालिका में शामिल किया जा सकता है? ए, केवल एक, बी, एक दो, सी, एक तीन, डी, एक दो तीन। इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन बनाएगा आपको। CAG को छोड़ दीजिए तो ये दोनों अभी आप देखे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कि राष्ट्रपति और इनमें महान्यायवादी को हम क्या करेंगे? हम संघीय कार्यपालिका में शामिल करेंगे। अब आइए, हम हर बार स्पीड से पहले एक बार दिखा देते हैं कि आर्टिकल में क्या है। नागरिकता में भी किए थे, मूल अधिकार में भी कर रहे हैं, इसमें भी देखिए। अब राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद यहां रखेंगे, कारोबारी तंत्र नहीं। फिर उपराष्ट्रपति में उपराष्ट्रपति संबंधित, मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद से संबंधित। महान्यायवादी में क्या रखेंगे? एक तो है 78 अकेला। तो अनुच्छेद 52 कहता है भारत का राष्ट्रपति, यानी इसमें कहता है भारत को एक राष्ट्रपति होगा, एक हो गया। 53 कहता है संघ की कारोबारी सत्ता किसके हाथों में होगी, उसकी व्याख्या। 54 राष्ट्रपति की चुटनी, राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये कहता है। 55 राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति। 56 राष्ट्रपति के होद्दा का मुद्दत क्या होगा। 57 फिर से चुनने की, क्या कहते हैं, पुनर्निर्वाचन की पात्रता, फरीथी चूटवानी योग्यता। 58 राष्ट्रपति के चुनाव के लिए क्या योग्यता है। 59 राष्ट्रपति के होद्दा का शर्त क्या है। 60 राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए शपथ या प्रतिज्ञा के बारे में। और राष्ट्रपति के सामने महाभियोग की प्रक्रिया कैसे चलाइएगा, वो है आर्टिकल 61 में। अभी और है, इतना पर एक आपको प्रश्न बना देते हैं। निम्न में से असत्य कथन पहचाने। पहला, अबरी असत्य में भी 1 2 3 4 के द्वारा जा रहे हैं। पहला, राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में, अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन अनुच्छेद
53 में है, अनुच्छेद 53 में है। राष्ट्रपति के पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में है। अब यहां देगा कूट, क्योंकि ऊपर ही कह दिया है असत्य कथन। केवल एक, केवल दो, एक और तीन, एक दो तीन। दूसरा गलत है, निर्वाचन है 54 में, निर्वाचन की पद्धति जो है वो है, सॉरी, निर्वाचन है 53 में, निर्वाचन की पद्धति जो है वो आर्टिकल 54 में है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। अब आइए आगे पढ़ें। आर्टिकल 62 कहता है राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए राष्ट्रपति नो होदो खाली पड़े तोते पूर्वा माटे। चुनाव करने का समय, कितने समय के अंदर चुनाव कराना है, और आकस्मिक खाली जगह को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि, जो व्यक्ति आकस्मिक रूप से चुनाव के खाली पड़े हुए जगह को भरने के लिए चुना जाएगा तो उसके होद्दा का मुद्दत क्या होगा, 5 साल होगा कि बचा हुआ कार्यकाल होगा, ये पूछता है। 70, अब 60 के बाद सीधा राष्ट्रपति पे 70 आ जाइए। अन्य आकस्मिक प्रसंगे राष्ट्रपति ना कार्यो बजावा बाबत, क्या कहते हैं, अन्य आकस्मिकता में राष्ट्रपति कौन कौन से कृत्य कर सकते हैं उसका वर्णन। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की चुटनी या उससे संबंधित बात, माफी आपवानी तथा अमुक बाबतों में सजा मुलतवी रखवानी तेमाथी मुक्ति आपवानी अथवा ते घटाड़वानी राष्ट्रपतिनी सत्ता। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। संसद का सत्र, सत्र की समाप्ति और विसर्जन का राष्ट्रपति का ताकत। 85 में विधेयकों को अनुमति प्रदान करना। संसद की बैठक यदि चालू नहीं हो तो वटहुकम बाहर करने की सत्ता 123 में, और सर्वोच्च अदालत के साथ विचार विमर्श करने की राष्ट्रपति की सत्ता आर्टिकल 143 में। ये हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को स्पीड से पढ़ लिए। अब जरा यहां पर देखिए, हम प्रश्न बनाते हैं नया तरीका का इस बार। एक सूची 1, विषय, सूची 2, अनुच्छेद ए, मैच द फॉलोइंग दे रहे हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषय। संबंधित या संसक्त विषय। बी, राष्ट्रपति के
क्षमादान की शक्ति। सी, संसद का सत्र सत्रावसान एवं विसर्जन। डी, राष्ट्रपति के वटहुकम को हिंदी में अध्यादेश कहते हैं। अध्यादेश की शक्ति। इधर है 1 2 3 4। चूंकि ऐसे में हम पहले ही आंसर बना देते हैं तब लिखते हैं, तो ये आपके सामने पहले ही हम आंसर बना देते हैं। हम यहाँ डी में जाना चाहेंगे, 2 4 3 1 में जाना चाहेंगे। तो संसक्त विषय है 71, इसको हम रखे 2। क्षमादान की शक्ति है 72। संसद का सत्र और सत्रावसान जो है वो है 85 और अध्यादेश जो है वो 123। डी मिल गया। अब 2 4 1 3 4 2 3 1 4 2 1 3, ये हो गया एक मैच द फॉलोइंग। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। अब आर्टिकल 52 क्या कहता है, थोड़ा आगे जाके फिर आर्टिकल से बाहर हो जाएंगे। थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ता है 51 के बाद भी। 52 कहता है भारत को एक राष्ट्रपति होगा। कई लोग इसको बड़ा इजी वे में निकाल देते हैं, नहीं, ये कह रहा है कि भारत को 2 राष्ट्रपति नहीं होगा, यानी यहां सामूहिक प्लूरल कारोबारी व्यवस्था नहीं होगा, एक ही राष्ट्रपति होगा भारत को। अगर आप बहुराष्ट्रपति प्रणाली लाना चाहते हैं तो आपको आर्टिकल में सुधारा करना पड़ेगा। अब आइए, संघ की कारोबारी सत्ता, एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन, ये कहता है आर्टिकल 53। इसके अंदर 1 2 ऐसे है, 3 1 2 3 और है, तो 53 का 1 कहता है संघ की कारोबारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, यानी संघ की सभी प्रकार की कारोबारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। लेकिन इससे तो तानाशाह हो जाएगा वो। लेकिन कहता है परंतु इसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार, जहां जहां जो संविधान कहता है, संविधान के अनुसार स्वयं, कहीं संविधान उसको स्वयं भी कहा है, या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। उसका अधीनस्थ अधिकारी कौन है? संघ का मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सलाह पर करेगा। ये आगे के आर्टिकल में क्लियर होगा, ठीक है। यहां से यही हुआ कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। यह कहता है 53 का 1। 2 क्या कहता है कि पूर्ववर्ती उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल असर किए बिना, यानी 53(1) में जो लिखा हुआ है उसके प्रतिकूल कोई असर किए बिना संघ के रक्षा दल के सर्वोच्च आदेश, राष्ट्रपति संघ के रक्षा दल के सर्वोच्च सुप्रीम कमांड समादेश राष्ट्रपति में निहित होगा और इसका प्रयोग वह विधि के द्वारा, कायदा के द्वारा विनियमित होकर करेगा। जो कायदा कहता है उसके द्वारा करेगा, लेकिन संघ के
रक्षा बलों का सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति के हाथों में होगा। अब कहता है 53 का 1, कहता है इस अनुच्छेद की कोई भी बात यानी 1-2 किसी विद्यमान विधि द्वारा किसी राज्य सरकार या अन्य प्राधिकारी को प्रदान किए गए कृत्य राष्ट्रपति को अंतरित करने वाली नहीं समझी जाएगी। यानी कि जो अभी कानून लागू है इसके द्वारा अगर किसी अन्य अधिकारी को कोई काम सौंपा जाता है तो यह नहीं समझा जाएगा वो राष्ट्रपति से परे होकर के काम कर रहा है, राष्ट्रपति के नीचे ही वो काम कर रहा है। और कहता है राष्ट्रपति को छोड़कर अन्य अधिकारियों को संसद अलग से काम सौंपने में अगर कोई कानून बनाता है तो संसद पे कोई रोक नहीं होगा। आप जरा सोचिएगा, इसी प्रश्न को अगर स्टेटमेंट में बना के दे दे परीक्षा में, हालत खराब हो जाएगा। देखिए, कहेगा निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, खाली सुनिएगा, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में निहित होगी। नहीं, ये तो लग रहा है जैसे संविधान का भाषा प्रयोग किए हैं। राष्ट्रपति के हाथों में निहित होती है जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुरूप करता है। वो डिटेल्स लिखने का जरूरत नहीं है, आ गया इसी में, करता है। दूसरा, राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को संसद राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य प्रदान नहीं कर सकता है। उपरोक्त में से सत्य कथन पहचाने। ए, केवल एक, बी, केवल दो, सी, एक तथा दो दोनों, डी, ना तो एक ना तो दो।
पहला स्टेटमेंट सही है, कृत्य प्रदान नहीं कर सकती, तभी तो पढ़े 53 का 3 का बी कि राष्ट्रपति से भिन्न अन्य प्राधिकारियों को संसद विधि के द्वारा अन्य कृत्य प्रदान करेगी, इसके निवारित नहीं किया जा सकता है, संसद कर सकती है। तो आंसर हो जाएगा केवल 1। ये आपने पढ़ा आर्टिकल 53। अब जरा देखें आर्टिकल 54 क्या कहता है। राष्ट्रपति की चूंटनी है इसमें। तो 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत की सभी जनता नहीं करेगी, एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जनता उसको चुन रही है, एमएलए और एमपी, और वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अब कहता है कि इसमें कौन कौन शामिल होंगे। तो संसद समझना है, राज्यसभा और लोकसभा के दोनों गृहों के निर्वाचित सदस्य, चुटायल सभ्य, मनोनीत सदस्य नहीं। यानी जो राज्यसभा में 12 हैं, अब तो लोकसभा में है ही नहीं एंग्लो इंडियन, इसलिए राज्यसभा में जो 12 हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेंगे। ठीक है। अरे जिसको राष्ट्रपति नॉमिनेट कर रहा है वो राष्ट्रपति चुनेगा फिर, नहीं तो यही हुआ कि आपको जो आदमी अपॉइंट कर रहा है आप उसी को आप इलेक्ट करने लगे। एमपी एमएलए को जो चुन के आया है उसको जनता इलेक्ट कर रहा है, इसलिए वो राष्ट्रपति चुनेगा। राज्य विधानसभा के चुने हुए सभ्य, यहां विधानसभा शब्द यूज किया गया है, इसलिए जिन राज्यों में विधान परिषद है, जैसे कि उत्तर प्रदेश, जैसे कि बिहार, अभी करंट एग्जाम्पल कि नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, ऊपरी गृह के मेंबर हैं, वो विधानसभा के नहीं हैं। इस बार भी कहीं चुनाव नहीं लड़ रहे हैं वो विधानसभा का, वो विधान परिषद के सदस्य हैं। लेकिन संसद सदस्य प्रधानमंत्री बन सकता है, ये वर्ड लिखा है संविधान में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा। वैसे ही जिस राज्य में 2 हाउस है वहां ऊपर का हाउस हो विधान परिषद या विधानसभा, मुख्यमंत्री बन सकता है। लेकिन वो मुख्यमंत्री जो विधान परिषद का सदस्य है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता है। और वो प्रधानमंत्री कुछ भी हो सकता है जिसको राज्यसभा में नॉमिनेशन के द्वारा रखा गया हो, राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड हो, वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकता। इसलिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना का क्राइटेरिया प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं है। पहला है लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दूसरा है राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, और तीसरा है राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, परिषद के कोई सदस्य नहीं। अब आइए संविधान के 70वें सुधारा अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के चुने हुए सभ्यों को इस निर्वाचक मंडल में, इस मतदार मंडल में शामिल किया गया है। इसीलिए अभी दिल्ली और पांडिचेरी के, भले वो केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के सदस्य भी भाग नहीं ले सकते, लेकिन 70वां सुधारा करके दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है। अब राष्ट्रपति के मतदान मंडल में कौन शामिल नहीं है? तो संसद के दोनों गृहों के पसंदगी पामेल सभ्यों, यानी लोकसभा और राज्यसभा में जो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड होंगे। राज्य विधानसभा के पसंदीद सभ्यों, ये तो और भयानक हो गया कि राष्ट्रपति भेजा राज्यपाल को चुन के, ये निमणूक किया, अपॉइंट, राज्यपाल अपॉइंट किया राज्य विधानसभा परिषद के सदस्य को, या अब तक जो विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन होता था, अब तो खत्म हो गया। तो क्या देख रहे हैं, वो चुनेगा राष्ट्रपति को, ये नहीं हो सकता है, इसीलिए ये भी खत्म।
राज्य विधान परिषद के चुटायल और पसंदीद सभी सदस्य इसमें नहीं शामिल होंगे। अगर दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा में कोई व्यवस्था होता पसंदीद होने का, तो वो भी जो है इसमें भाग नहीं लेंगे। और जब कोई विधानसभा, एक नोट में ध्यान रखिएगा, कोई एक राज्य की पूरी विधानसभा विघटित हो और अगर उस समय राष्ट्रपति का चुनाव आ जाए, तो उसके सदस्य चुनाव में भाग नहीं लेंगे जो चुटायल हैं, और राष्ट्रपति का चुनाव अमान्य नहीं होगा। क्योंकि अभी हम बताएंगे आपको, देखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50% + 1 वोट लाना ही पड़ता है। जब 50% + 1 लाना ही पड़ेगा, 10 हजार अगर वोटर है उसमें से 5001 लाना पड़ेगा। तो अगर 500 वोटर का विधानसभा अगर भंग भी है, क्या फर्क पड़ता है, उसको लाना तो 5001 ही पड़ेगा, तभी वो चुनाव जीतेगा। इसलिए ये इसके बारे में जाने। अब एक प्रश्न बना देते हैं और तब जरा आराम से सुनिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। निम्न पर ध्यान दें। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्य लगा दीजिए, राज्य विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। अब कहेगा उपरोक्त में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। ए 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4। तो केवल 2 कट गया। विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य कभी नहीं भाग लेंगे। आंसर होगा 1 3 4। अब आइए हम लोग आगे बढ़े। राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति क्या होगी, निर्वाचन की रीति जो है ये आर्टिकल 55 में है, इसी को बढ़िया से समझना है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष चुनाव पद्धति के द्वारा किया जाता है। जनता डायरेक्ट वोट नहीं देती है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से किया जाता है, जनता डायरेक्ट वोट नहीं करती है। राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों का प्रतिनिधित्व का मापदंड कौन कौन करते हैं पहले ही बता दिए हैं कि राज्य विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सब पहले जान चुके हैं आप। तो राष्ट्रपति के चुनाव में अलग अलग राज्यों का जनसंख्या अलग अलग है, तो इसलिए राज्यों के प्रतिनिधित्व के मापदंड में एक रूपता का सिद्धांत अपनाया गया है। जिस राज्य की आबादी ज्यादा होगी उसके एक एमएलए का वोट ज्यादा माना जाएगा, अभी बताते हैं फॉर्मूला। और जिस राज्य की आबादी कम होगी उस राज्य के एमएलए का वोट एक एमएलए का एक वोट कम माना जाएगा। इसको कहते हैं एक रूपता का सिद्धांत। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी राज्य और संघ राज्य के प्रतिनिधि
के मापदंड में समतुल्यता के सिद्धांत को अपनाया गया है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंसी। समतुल्य है सभी राज्य, एक रूप भी है असमतुल्य भी है, वो भी फार्मूला से आपको पता चल जाएगा कि एक रूपता अपनाने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है, असमतुल्यता अपनाने के लिए क्या पद्धति अपनाई गई है। तो देखिए अलग अलग राज्यों में एक रूपता को अपनाने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वो जरा समझिएगा। फार्मूला, एक रूपता को अपनाने के लिए जो पद्धति अपनाई गई है वो फार्मूला देखिएगा। वो फार्मूला क्या है? राज्य विधानसभा के सदस्यों के एक मतों का मूल्य बराबर, यानी अगर गुजरात का एक एमएलए वोट करेगा तो वो कितना माना जाएगा, वो फार्मूला। उत्तर प्रदेश का एक एमएलए अगर एक वोट करेगा तो कितना माना जाएगा, सीधा उस राज्य की जनसंख्या, बस्ती, अनऑफिशियल वाला नहीं। 2017 में जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा तो 2011 वाला जनसंख्या जो बस्ती गंतरी हो जाए भागा, उस राज्य के विधानसभा के निर्वाचित चुटायल, ध्यान रखिएगा, सदस्यों की संख्या, उस राज्य की जो बस्ती है उसमें, उस राज्य में जो चुने हुए लोग हैं जितने मेंबर, उससे भाग लगाइए। उसके बाद फिर 1000 से भाग लगा दीजिए, या गणित मजबूत है तो 1/1000 से गुना कर दीजिए, जो कहना हो 1000 से भाग लगा दीजिए। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट, मतलब एक लमसम कि अगर मान लीजिए ऑफिशियली गुजरात की जनसंख्या 6 करोड़ हो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, और अगर गुजरात में 181 लोग चुने हुए हैं तो 181 से भाग लगाइए और उसके बाद लास्ट में 1000 से और भाग लगा दीजिए, यानी मोटा मोटी 60,000 में 181 से भाग लगा दीजिए। अगर आप लगाने जाएंगे, ये एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहे हैं, ये भाग लगाने का तरीका बता रहे हैं, तो 18 तिया 54 लगभग इतना ही होगा, यानी 333 के समथिंग जो है वोट माना जाएगा। 300 से कम है क्योंकि बस्ती गंतरी 2011 नहीं है, इसीलिए, ठीक ना। आप अभी का डेटा कोट कर रहे हैं। अब आइए, एक समझ में आ गया, उसी को हमने भाग यहाँ पे इसको भाषा में लिखा है। ध्यान रखना है उस राज्य की जो जनसंख्या है वो बस्ती देखना है, और उस बस्ती से जो है क्या कहते हैं, ये रहा कुल बस्ती, और उसमें राज्य विधानसभा के जो चुने हुए सब हैं उसमें 1000 से भाग लगाना। अगर शेष रिमाइंडर 500 से कम आए तो लेफ्ट छोड़ देना है, और अगर शेष 500 से ज्यादा आए तो उसको 1 जोड़ देना है। रिमाइंडर 500 से ज्यादा आए, ऐसे समझना है 0.5 से ज्यादा आए तो 1 जोड़ देना है, 0.5 से कम आए तो 1 छोड़ देना है। अब आइए, ये था एक रूपता का सिद्धांत। अब देखें समरूपता का सिद्धांत। भले ना अलग अलग राज्यों से एमपी चुनाव जीत कर आया है, लेकिन एमपी का एक वोट जो होगा वो सभी राज्यों का बराबर होगा, चाहे गुजरात का एमपी वोट करे और चाहे जो है उत्तर प्रदेश का एमपी वोट करे। लेकिन गुजरात के एमएलए का वोट उत्तर प्रदेश के एमएलए के वोट से कम होगा, क्योंकि वहां पर 22 करोड़ से भाग लग जाएगा 400 में।
क्या है फार्मूला कि संसद के एक सदस्य यदि ये वोट देते हैं तो उनका एक मत का मूल्य होगा सभी राज्य विधानसभा के चुने हुए सभ्यों के मतों का मूल्य का जोड़। सरवाला माने मान लीजिए गुजरात में एक एमएलए का वोट अगर लमसम 300 हो तो 181 गुना 300 यहां लिखिए जितना होता है। बिहार के एक एमएलए का वोट जितना होता है टोटल जितने सीट हैं उससे गुना करिए, यहां लिखिए। उत्तर प्रदेश के जितने एमएलए हैं उनके एक वोट का मूल्य जितना होता है गुना करिए और सबको यहां पे जोड़ दीजिए। 28 राज्य और दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा के सदस्य को जोड़ दीजिए और उसमें राज्यसभा और लोकसभा में कितने चुने हुए सदस्य हैं उससे भाग लगा दीजिए, इसमें डिवाइड कर दीजिए। वत्ता 543 और 238 781 से उसमें भाग लगा दीजिए। सभी राज्यों के पहले एक एमएलए का वोट निकालिए, कितने एमएलए हैं उससे गुना करिए और सभी राज्यों के उस टोटल एमएलए के वोट को जोड़ लीजिए। उसमें 543 प्लस 238 को जोड़ के भाग लगा दीजिए। 500 से अगर कम आए तो मत जोड़िएगा, 500 से ज्यादा आए तो जोड़ दीजिएगा। यह है आपका संसद के एक मतों का मूल्य। अब आइए न्यूनतम कोटा मत क्या होता है। माने इतना वोट तो पाना ही पड़ेगा, इसके बिना आप चुनाव नहीं जीतेंगे। यह राज्यसभा में भी होता है, ध्यान दीजिएगा। न्यूनतम कोटा मत होता है कुल मान्य मतों की संख्या। जरा समझिएगा, जैसे मान लीजिए गुजरात में 181 एमएलए हो तो राज्यसभा के चुनाव की बात कर रहे हैं तो कुल मान्य मत कितना है 181। कुल खाली स्थानीय संख्या, अगर गुजरात में 3 सीट राज्यसभा के लिए खाली हुआ हो तो खाली जगह हो गया 3। ये सब में न्यूनतम कोटा का यही फॉर्मूला है, उसमें खाली हो गया 3। अगर गुजरात में 181 सीट है विधानसभा में और 3 राज्यसभा के खाली सीटों का चुनाव होना है तो भागा 3 और नीचे +1 करिए। पहले ये करिए, अब फिर जो जोड़ आ जाए उसमें 1 जोड़ दीजिए। क्या बनेगा 181/4 +1। 4 चौक 16, 2 4 पंचे 20, 1 45.25 + 1 = 46.25। 5 से कमाया, इसीलिए गुजरात के वोट में हमेशा कहा जाता है कि 46 वोट तो एक कैंडिडेट को आना ही चाहिए जब 3 लोग खड़े होते हैं। और 4 सीट अगर खाली हो जाए, बहुत मुश्किल से होगा, 11 ही सीट है, ठीक ना, कभी हो सकता है द्विवार्षिक में। अगर 4 सीट जिस बार खाली हो जाएगा उस साल कुल मान्य मतों की संख्या 181, ठीक है। 4 + 4 + 3 यही होगा 4 4 8 3 11। जिस बार 4 सीट खाली हो जाएगा उस बार का फॉर्मूला ये हो जाएगा 181/5 + 1। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 3 5 छक 20, 2। उस समय 37 वोट एक आदमी को मिनिमम चाहिए, तब जाके वो राज्यसभा में पहुंचेगा। यह है न्यूनतम कोटा मत कि कुल मान्य मतों की संख्या भागा कुल खाली स्थान की संख्या +1 + 1। यह है न्यूनतम कोटा। बट राष्ट्रपति में यह हमेशा 50% ही होता है। कैसे बताते हैं, देखिए। मान लीजिए कि वोट हो 10,000, लेकिन राष्ट्रपति का तो खाली जगह 1 होगा हमेशा, ऊपर जो होना है। तो यहां 1 लिखिएगा, फिर +1 और यहां +1, यानी 10,000 भागा 2 + 1
5000 प्लस 1, हमेशा 50% प्लस 1 ही राष्ट्रपति में होगा, क्योंकि यहां पे सीट खाली एक ही हो रहा है। नंबर ऑफ कैंडिडेट कितना खड़ा हो रहा है उससे मतलब नहीं है। यह है राष्ट्रपति के चुनाव में क्या कहते हैं, न्यूनतम कोटा मत। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। देखिए अब कहता है कि यही हो गया 50% से, यही बात बोले अभी, राष्ट्रपति के चुनाव में खाली पदनी संख्या 1 होवाने कारणे તે પદના ઉમેદવારોમાં તે જ ઉમેદવારનો સફળ જાહેર કરવામાં આવે છે જે કુલ માન્ય મતોના 50% થી વધુ મત प्राप्त करे छे। अब राष्ट्रपति के चुनाव में 2 सिस्टम अपनाया जाता है। एक को कहते हैं प्रमाणसर पद्धति और दूसरे को कहते हैं क्रमिक पद्धति। तब प्रमाणसर और क्रमिक क्या है, पीपीटी पे नहीं जाएंगे, व्यवहारिक समझाएंगे आपको। देखिए प्रमाणसर पद्धति किसको कहते हैं, पहले समझिएगा। मान लीजिए कि 13 लाख लोग एमपी के चुनाव में वोट दे रहा है। एक एग्जाम्पल, 13 लाख लोग, इसमें से 9,10,000 आदमी वोट देने गया और 4,03,90,000 आदमी वोट नहीं दिया। पहले समझिएगा, 90,000 के सामने आ गया 40 लोग चुनाव में, 30 लोग चुनाव में, तो पता चला कि एक कैंडिडेट को 2,80,000 वोट आया, दूसरे कैंडिडेट को 2,50,000 वोट आया, तीसरे कैंडिडेट को 2 लाख वोट आया, चौथे कैंडिडेट को 1.5 लाख वोट आया और बाकी वोट 42 कैंडिडेटों में बट गया। तो 2,80,000 वाला आदमी चुनाव जीतकर संसद में पहुंच गया। 9,10,000 में से अब उल्टा सोच के देखिए, उसको हां तो मात्र 2,80,000 आदमी कहा था, ज्यादातर तो उसको नहीं ही चाह रहा था, लेकिन वो नहीं में बिखर गया, इसलिए वो चुनाव जीत गया। अब ये जो 2,80,000 वाला चुनाव जीत कर गया है, वो इनका किस प्रमाण में रिप्रेजेंट कर रहा है मालूम ही नहीं है, इसलिए कह देता है तुम मेरा वोटर थोड़े हो जी, जाओ। इस चुनाव पर, संसदीय चुनाव प्रणाली की ये एक अवगुण है कि न्यूनतम वोट पाने वाला, यानी कैंडिडेटों में जिसको अधिकतम वोट मिल गया वो चुनाव जीत गया, यानी उसको केवल अपने कास्ट एक और कास्ट को जोड़ लेना है, वो चुनाव जीतने की स्थिति में हो जाएगा, अगर 2 पार्टी सिस्टम ना हो तो। अब आइए राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होगा। राष्ट्रपति के चुनाव में 4 कैंडिडेट अगर चुनाव लड़ रहा है, ABCD, और ये 4 कैंडिडेट जो है, इसका ये है चुनाव चिन्ह, तो आप वहां जाके नंबर देंगे कि आपका फर्स्ट चॉइस कौन है, आपका सेकंड चॉइस कौन है, आपका थर्ड चॉइस कौन है और आपका फोर्थ चॉइस कौन है। इसको कहते हैं प्रमाणसर पद्धति। मान लीजिए कि डी ही चुनाव जीत गया, आप दिए थे बी को, लेकिन डी आपका सेकंड चॉइस तो था, ये तो मालूम है, तो वो 50% तो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी न किसी प्रमाण में आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए ये चुनाव जीत गया तो 33% आपका रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जीत गया तो 100% कर रहा है, ये जीत गया तो 25% कर रहा है। इसका मतलब कि वो किसी न किसी प्रमाण में आपका रिप्रेजेंट कर ही रहा है, तो इसको कहते हैं प्रमाणसर पद्धति। अब देखें क्रमिक पद्धति किसको कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 10,000 आदमी वोट दिया, 4 कैंडिडेट खड़ा था, एकदम बढ़िया से देखिएगा। तो पहला बार में तो ABCD आप करके आ गए। अब पहला बार में जिसको भी फर्स्ट चॉइस इस 10,000 में से जो लोग दिया हो, यहां पर पहले गिनती करके रखेंगे।
मान लीजिए 3200 लोग इनमें से ऐसे थे जो फर्स्ट चॉइस दिए थे ए को, 2800 लोग बी को, 2200 लोग सी को और 1800 लोग डी को दिए थे 10,000 में से फर्स्ट चॉइस। लेकिन चुनाव कोई नहीं जीता क्योंकि न्यूनतम कोटा मत राष्ट्रपति के लिए बनेगा 5000 प्लस 1, क्योंकि 10,000 भागा क्या देख रहे हैं, खाली जगह 1 है, +1 तो 5001 किसी को नहीं आया। तो अब कैसे होगा? तो अब घोषणा होगा कि डी चुनाव हार गया, तो अब डी का सेकंड चॉइस गिना जाएगा इस 1800 वोट को फिर से। अब इसमें सेकंड कौन दिया है, इसको कहते हैं क्रमिक पद्धति। आपका वोट बर्बाद नहीं हो रहा है अगर 50% से कम वोट किसी को मिला तो 1800 में मान लीजिए 1200 लोग बी को दिया था, 400 लोग ए को दिया था और 200 लोग सी को भी सेकेंड चॉइस के रूप में पसंद किया था। तो अब वोट कितना हो गया? 3600, 4000, 2400। लेकिन अभी भी कोई चुनाव नहीं जीता है क्योंकि 5001 वोट किसी को नहीं आया। तो अब घोषणा होगा सी चुनाव हार गया। तो सी का 2400 नहीं गिन लीजिएगा क्योंकि 2400 में 200 लोगों का सेकेंड चॉइस गिना जा चुका है, इसलिए पहले इस 2200 लोगों का सेकेंड चॉइस गिनिएगा, यानी सी के लोगों का सेकेंड चॉइस गिनना है, थर्ड चॉइस वाला नहीं गिनना है अभी। अब मान लीजिए इसमें से 1600 लोग इन दोनों को वोट दिया हो, आइदर ए और बी, लेकिन 600 लोग अगर डी को वोट दे दिया हो सेकेंड चॉइस, क्या मालूम, यहां लिख देते हैं अगर 600 दे दिया थी तो पहले चुनाव हार गया है। तो इस 1600 को गिनिए, 1600 में अगर मान लीजिए 900 लोग इनको वोट दिया हो और 700 लोग, ये काम करते उल्टा करते तो और मजा आएगा, 900 लोग अगर ए को वोट दिया हो और 700 लोग अगर बी को वोट दिया हो, तो इसको तो गिनना नहीं है, तो पहले चुनाव हार चुका है। तो ये हुआ 4500 वोट और ये हुआ 4700 वोट। अभी भी चुनाव कोई नहीं जीतेगा क्योंकि किसी को भी 5001 वोट नहीं आया है। अब पहले चूंकि ये सेकंड चॉइस गिना गया था, इसीलिए इसका थर्ड चॉइस नहीं गिना जाएगा, पहले इसका सेकंड चॉइस गिना जाएगा। यानी अब सी वाले में डी का थर्ड चॉइस गिना जाएगा, ये डी का सेकंड जो हार गया। मान लीजिए 200 में से 150 इनको और 50 इनको दिया हो, तो भी कोई चुनाव नहीं जीता क्योंकि ये 4650 और ये 4750 है। तब अब हम सबको गिन के दिखा रहे हैं, अब ये गिना जाएगा सी का थर्ड चॉइस, ये तो था डी का थर्ड चॉइस, अब गिना जाएगा सी का थर्ड चॉइस। 600 में से अगर 400 लोग इनको और 200 लोग इनको वोट दे दें तो ए पाया 4850 और बी पाया 5150, चुनाव बी जीता। क्रमिक पद्धति क्या हुआ? तो देखिए आपका वोट क्रमिक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, आपका वोट क्रमिक तरीके से ट्रांसफर हो रहा है, इसको कहते हैं क्रमिक पद्धति। तो आज आपने डिटेल्स तरीके से देखा कि राष्ट्रपति के चुनाव में, देखिए यहां बना भी दिए हैं, बाद में पीपीटी पढ़ लीजिएगा, ए बी सी डी। तो प्रमाण सर्व क्या है कि आप पहले चॉइस देंगे 1 2 3 4, इसको कहते हैं प्रमाण सर्व कि ये जो भी जीतेगा वो किसी न किसी प्रमाण में आपका ये करेगा। अब आइए क्रमिक पद्धति में क्या होगा। तो क्रमिक पद्धति में जो होगा, जितना बताए हैं वो 10,000 वोट है, ये रहा। पहली बार में पहली पसंदगी में 3200 ए को, 2800 बी को, सी को 2200, डी को 1800। कोई चुनाव नहीं जीतेगा, डी चुनाव हार गया। अब डी के द्वितीय पसंदगी को बांटा जाएगा, 1800 वोट जो था उसको।
तो मान लीजिए डी का द्वितीय पसंदगी बी में 12 लोग थे, 400 लोग ए को दिए थे, 200 लोग सी को दिए थे। तो जोड़िए, ए में 3200 प्लस 400 3600, 2800 प्लस 1200 4000, अब 2200 प्लस 200 2400। अभी भी 5001 वोट किसी को नहीं आया, इसलिए कहा जाएगा सी चुनाव हार गया। अब सी के 2400 मतों का विभाजन होगा। हम वहां और ब्रेक किए, यहां खाली समझा रहे हैं। 1800 2400 में से बी को दिया और 600 ए को दिया। तो अब इसको जोड़िए तो पता चला कि बी चुनाव जीत गया। क्या कहते हैं, तृतीय चक्र की मतगणना के पश्चात। अब मेरे वाले में चौथे चक्र की मतगणना के पश्चात बी चुनाव जीता। ये जो है हमारा था राष्ट्रपति का निर्वाचन का प्रक्रिया। अब देखें दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में उनका कार्यकाल कितना है, समयकाल। तो कहता है राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से 5 साल, 52 का 1। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख का, ये दरअसल प्रिंटिंग मिस्टेक है, हम आपको पहले ही कहें बताते जाएंगे, ये है 56 का 1। राष्ट्रपति जिस दिन शपथ लेगा उस दिन से 5 साल तक जो है वो अपने पद पे रहेगा। लेकिन 56(1) का एक कहता है कि यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित हस्ताक्षर के द्वारा अपना इस्तीफा दे दे तो वो पहले भी अपना पद छोड़ सकता है। तीसरा कहता है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है तो उसको 61 में बताए गए प्रक्रिया के अनुसार हटाया जा सकता है। ये अभी पढ़ेंगे 61। तो अगर संविधान का इंक्रोचमेंट करता है तो 61 में बताए गए प्रक्रिया के आधार पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब आइए, अगर राष्ट्रपति का कोई कारण से 5 साल टर्म पूरा हो गया और नया चुनाव नहीं हुआ है तो वो तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी नहीं चुन लिया जाए। इसीलिए 5 साल के पहले 6 महीना पहले ही हम लोग चुनाव करवा लेते हैं। अब आइए, जब राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है तो उपराष्ट्रपति इसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ये जो है कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है। अब आइए आर्टिकल 57 कहता है फिर से चुनने की योग्यता, एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है, किया है या कर चुका है, वो संविधान के उपबंधों के अधीन फिर से चुनने का अधिकार है। फिर से वो चुनाव लड़ सकता है। राजेंद्र बाबू 2 बार बने थे, इसमें कोई शंका नहीं है। और अब है राष्ट्रपति के तरीके चुनने के लिए लायकात क्या है। पहला लायकात है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये पहला लायकात है। दूसरा, 35 साल कम से कम उसका उम्र होना चाहिए। और तीसरा, जब अभी पढ़ेंगे लोकसभा, तो लोकसभा में जो लायकात है वो पूरा लायकात इनको जो है लोकसभा सभ्य के तरह चुनने का लायकात इनके अंदर होना चाहिए। और भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ का पद हम लोग पढ़ेंगे जब संसद में आएंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। लेकिन अगर कोई आदमी राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी संघ के मंत्री के पद पर है तो वह लाभ का पद नहीं माना जाएगा। अब ये सब याद करने का चीजें जो बता रहे हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारी आपको यदि अपना भरना है तो 50 आदमी निर्वाचक मंडल का, माने सांसद या विधायक में से 50 आदमी ये लिख कर दे कि हाँ हम इसके नाम का प्रस्ताव करते हैं। अब 50 आदमी आपको टेका दे कि हम इसको चुनाव में वोट दे सकते हैं।
और राष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवारी नोंधाने के लिए 15,000 रुपया डिपॉजिट के रूप में, शब्द पकड़िएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करना होता है। और अगर उसको कुल वोट का 1/6 वोट नहीं मिला, मान लीजिए कल 5 आदमी खड़ा हो जाए, अनसीरियस है, 10,000 वोट अगर है तो उसका 1/6 वोट अगर नहीं मिला तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। 97 के पहले ये जमानत की राशि मात्र 2500 थी और 10 लोग उसके प्रस्तावक होते थे और 10 लोग उसके अनुमोदक होते थे। अनसीरियस लोग फॉर्म भर लेता था, इस कारण से इसको जो है रोका गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों एक लंबा और मैराथन आज 1 घंटे से ज्यादा रहा, अपना राष्ट्रपति पूरा हुआ। अभी पार्ट 1 हुआ है, ऐसे ऐसे लंबे मैराथन 2 पार्ट और बाकी हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।